हेलो डियर एस्पिरेंट। चलिए, आज जो है इस जीएस एनालिसिस की वीडियो सीरीज में हम जो है बाकी जो बचे हुए एमसीक्यू है ना, उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, ये अभी कंटिन्यू रहेगा आपका। जितने भी एग्जाम होते जाएंगे सबका पीवाईक्यू एनालिसिस आपको मिलते जाएगा। कहने का मतलब है कि वो क्वेश्चन को तो देखेंगे जो एग्जाम में आया है, साथ ही साथ उसके आसपास की चीज़ों को भी देखेंगे, है ना। इससे आपको समझ आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना है। ये बात हर वीडियो में आपको बताया हुआ हूँ। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप जो शुरू से लेके आप जाएंगे तो मंडी सब इंस्पेक्टर का एक अलग सा प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जितना वीडियो डला हुआ है उसको आप देख लीजिए। ठीक है, अगर आप मंडी सब इंस्पेक्टर का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन और वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले राज्यों का सही आरोही क्रम है? मरते मतलब जो है बढ़ते हुआ क्रम है। ठीक है, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। ठीक है, चलिए जानते हैं। छत्तीसगढ़ में जो है 684 वर्ग किलोमीटर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, बढ़ा हुआ है। यहाँ जो है 559 उत्तर प्रदेश में वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, और जो है राजस्थान जो है 394 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ जो है वन और वृक्ष आवरण में जो है वृद्धि हुई है। ठीक है, तो इस हिसाब से बढ़ते हुए क्रम लिखना है तो सबसे पहले आएगा आपका राजस्थान। सबसे पहले क्या आएगा? राजस्थान। ठीक है, क्योंकि बढ़ते हुए में लिखना है राजस्थान। राजस्थान से बड़ा है आपका यूपी, है ना। देखो यूपी में बढ़ा हुआ है, तो यूपी यूपी के बाद आ जाएगा छत्तीसगढ़। क्या आ जाएगा? छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़। तो इस प्रकार से जो है क्रम जमेगा। तो कहने का मतलब एम एल के, एम एल के, एम एल के, तो सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। वन स्थिति रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कितना वन आवरण है, कितना वन वृक्ष कौन से स्थान पर है। तो भूगोल का ये जो है फेवरेट रहता है। ठीक है, एक नदी रहता है कि ये हो तो गया, खनिज हो गया। ठीक है, इकोनॉमिक सर्विस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनते हैं, उसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथन और कारण को पढ़िए और सही विकल्प का जो है चयन कीजिए। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी बहादुरी का परिचय दिया था। ठीक है, चलिए देखते हैं। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा को वास्तव में भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल कर्नल की मानक रैंक से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अप्रैल 2025 में प्रदान किया गया था। अक्टूबर 2025 में एक औपचारिक समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें यह रैंक सौंपी। ये कथन तो सत्य है, लेकिन नीरज चोपड़ा को यह मानक रैंक उनके खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन, जैसे टोक्यो में 2020 में स्वर्ण पदक, पेरिस 2024 में रजत पदक और विश्व चैंपियन में सफलता और देश के युवाओं के लिए प्रेरणा बनने के लिए उपलक्ष्य में दी गई है। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध चलाया गया एक सैन्य अभियान था। नीरज चोपड़ा ने इस ऑपरेशन में किसी भी सक्रिय युद्ध या बहादुरी का परिचय देने वाली भूमिका नहीं निभाई है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो उनको तो सम्मान दिया गया, केवल इसलिए सम्मान दिया गया क्योंकि वो युवाओं की जो है प्रेरणा स्रोत बने और हमारे युवा जो है इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें, इसलिए वो सम्मान दिया गया। ठीक है, लेकिन उन्होंने कभी भी इसमें जो है भाग नहीं लिया ऑपरेशन सिंदूर में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं तो आपको समझ आएगा कथन सत्य है, कारण जो है असत्य है। ठीक है, तो सी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है राजस्थान, उत्तराखंड, असम, इनमें से कोई नहीं। तो सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसे अब सरिस्का टाइगर रिजर्व के नाम से ही जाना जाता है, भारत के राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। कहाँ है? अलवर। तो राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। इसके बारे में कुछ बातें जानते हैं। इसकी स्थापना 1955 में वन्यजीव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया और 1958 में इसे वन्यजीव अभ्यारण्य भी पहचान मिली। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में 1978-1979 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व बनाया गया। विशेषता क्या है? यह अरावली की पहाड़ियों में फैला हुआ है और बाघों के सफल पुनर्वास के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। याद रखिएगा टाइगर रिजर्व के लिए। राजस्थान के अन्य जो अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, उसके बारे में तो रणथंभौर, राजस्थान बहुत पूछा जाता है इसको। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सवाई माधोपुर, यह राजस्थान का प्रथम 1980 में स्थापित और सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है जो मुख्य रूप से बाघों के लिए जो है जाना जाता है। उसके बाद केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, भरतपुर में, ये भी राजस्थान में बहुत
फेमस है, याद रखिएगा, इसको पूछा जाता है। इसे भरतपुर पक्षी अभयारण्य भी कहा जाता है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और सर्दियों में साइबेरियन क्रेन जैसे प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखिएगा, ये यूनेस्को द्वारा जो है विश्व धरोहर में शामिल भी है। उसके बाद मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, यह कोटा जिले में स्थित है और राजस्थान का तीसरा टाइगर रिजर्व भी है, ध्यान रखिएगा। तो 3 आपको राष्ट्रीय उद्यान यहाँ देखने को मिला, रणथंभौर, कौलादे और मुकुंदरा। ठीक है, इसके अलावा और जानते हैं डेजर्ट नेशनल पार्क है जैसलमेर में। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। यह गोडावन और जीवाश्मों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। उसके बाद अभयारण्य के बारे में बात करते हैं तो सीता माता अभयारण्य है ना, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य है, रामगढ़ी विषधारी अभयारण्य है बूंदी में, माउंट आबू अभयारण्य है सिरोही में, और उसके बाद राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य है कोटा में, ताल छापर अभयारण्य है, यह काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अभयारण्य को आप याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, आप केवल राष्ट्रीय उद्यान जो है उसको याद रखिएगा, राष्ट्र है ना, इसको याद रखिएगा, राष्ट्रीय जो उद्यान है उसको याद रखना है, नेशनल पार्कों को याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 3 नेशनल पार्क है आपका, रणथंभौर, केवलादेव और मुकुंदरा। रणथंभौर तो याद रखना है, केवलादेव याद रखना है। ठीक है, उसके बाद ये 2 तो एकदम याद रखिए। उसके अलावा चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के दिए गए नगरों को उत्तर से दक्षिण क्रम में रखकर सही उत्तर जो है लिखिए। पहलगाम JNK, आगरा, उसके बाद पंचमढ़ी, फिर तिरुपति। ठीक है, तो ये JNK में है। ठीक है, उसके बाद आगरा जो है यूपी के वाला साइड, ठीक है, यूपी। उसके बाद पंचमढ़ी MP में है शायद, हाँ है ना, MP। उसके बाद तिरुपति तमिलनाडु। ठीक है, तो ऊपर से नीचे तो जमा ही हुआ है, ऊपर से उत्तर से दक्षिण की ओर जमा हुआ है, तो सेम है। देखो, पहलगाम है, आगरा है, पंचमढ़ी है, तिरुपति है। ठीक है, तो जमा हुआ है। तो KL क्या आ जाएगा, अच्छा 1 मिनट, तो ये हो जाएगा KLMN इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो पहलगाम जो है जम्मू कश्मीर में है, आगरा उत्तर प्रदेश में है, पचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, तिरुपति जो है आंध्र प्रदेश में। अच्छा, तो तमिलनाडु बोल दिया था, आंध्र प्रदेश में है, चित्तूर जिले में स्थित है, याद रखेंगे कौन से जिले में, चित्तूर जिले में स्थित है। ठीक है, पचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, यह उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, मतलब आगरा के दक्षिण में स्थित है, आगरा उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, चलिए, तो ये ऐसा जमा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान 3 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये चंद्रयान 3 को बार बार पूछा जाता है, 1 2 को भी याद रखेंगे, 3 को भी याद रखेंगे। ठीक है, 3 को खासकर पूरा डिटेल पढ़ेंगे ताकि आपको याद हो जाए क्या क्या हुआ था, और ये आपको एग्जाम में अगर यहाँ से प्रश्न बनते तो आप सबसे जो है बन जाए। ठीक है, चंद्रयान 3 से संबंधित कुछ बातें जानेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नासा द्वारा प्रक्षेपित 2019 में प्रक्षेपित रोवर प्रज्ञान लैंडर विक्रम। ठीक है, आपको चुनना है। तो नासा द्वारा तो नहीं है भाई, ये इसरो द्वारा है, ये तो सबको पता है। ठीक है, ये तो पहले ही गलत हो गया, ये वाला जो है गलत हो जाएगा, ये वाला जो है गलत हो जाएगा, ये वाला जो है गलत हो जाएगा। तो बाई ऑप्शन भी आप इसको बना सकते थे। ठीक है, एक भी पता रहता। 2019 में प्रक्षेपित किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा 2019 में भी नहीं हुआ था ये चीज़, है ना, आप जानते हैं। चलिए, अब जानते हैं सब चीज़ को बहुत डिटेल में। तो नासा द्वारा प्रक्षेपित नहीं, ये गलत है। चंद्रयान 3 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया। 2003-9 में नहीं, 2023 में इसको लॉन्च किया गया था, 14 जुलाई 2023। तो डेट भी याद रखेंगे, चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है, 2019 में जो है चंद्रयान 2, तो चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 कब कब लॉन्च हुआ है उसको जो है डेट कम से कम याद रखेंगे। उसके बाद रोवर का नाम जो है प्रज्ञान था, यह कथन सत्य है। चंद्रयान 3 के रोवर का नाम जो है प्रज्ञान है, और लैंडर का नाम जो है विक्रम है, ये भी सही है। तो चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने इस मिशन के लिए 3 मुख्य लक्ष्य जो है निर्धारित किए थे। कौन कौन से लक्ष्य हैं। पहला सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करना, दूसरा रोवर का संचालन करना, तीसरा वैज्ञानिक प्रयोग। ठीक है, तो सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन क्या है, चंद्रमा की सतह पर लैंडर की सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग सुरक्षित करना। दूसरा रोवर का संचालन, चंद्रमा की कठिन सतह पर रोवर प्रज्ञान के घूमने और वहां की परिस्थितियों में काम करने की क्षमता का प्रदर्शन करना। वैज्ञानिक प्रयोग, चंद्रमा की सतह पर मौजूद रासायनिक और प्राकृतिक तत्वों, मिट्टी, पानी, चट्टानों का वैज्ञानिक अध्ययन करना। इसके लिए लैंडर और रोवर में कई वैज्ञानिक पेलोड भेजे गए हैं। ठीक है, उसके बाद चंद्रयान 3 को LVM3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट के द्वारा जो है लॉन्च किया गया। ठीक है, याद रखिएगा किसके द्वारा,
लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के द्वारा, M3 के द्वारा लॉन्च किया गया। इस विशिष्ट मिशन को M4 कोड दिया गया था क्योंकि LV-M3 की चौथी परिचालन उड़ान थी। शक्तिशाली रॉकेट इसे पहले GSLV MK2 MK3 के नाम से भी जाना जाता था। यह इसरो का सबसे भारी और शक्तिशाली रॉकेट है, जिसे फैट बॉय भी कहा जाता है। ठीक है, 3 चरण वाला यान। ठीक है, पहला चरण में दो ठोस स्ट्रैप ऑन मोटर्स, दूसरा में विकास लिक्विड इंजन, तीसरा में क्रायोजेनिक इंजन जो उन्नत हिस्सा है। ध्यान रखिएगा, तो 3 चरण थे इसके। पेलोड क्षमता की बात करें तो 3900 किलोग्राम। ठीक है, लॉन्च 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:30 बजे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, वैज्ञानिक उपकरण और उसके कार्य है जैसे सेफ प्रणोदन मॉड्यूल। यह उपकरण चंद्रमा की कक्षा में से है ना, कक्षा से प्रकृति का प्रकाश का अध्ययन करता है ताकि रहने योग्य ग्रहों की खोज जो है मदद मिले। उसके बाद ये सेट है ना, कैसेट्स, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, नाम एक्चुअली प्रोनाउंस आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो लैंडर के बारे में बात करते हैं तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सतह के तापमान और तापीय गुणों को मापने के लिए है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके अलावा इसमें कुछ भी चीज़, हाँ एक चीज़ याद रख सकते हैं बस इसमें, तो विशेष उपलब्धि में चंद्रयान 3 की सफलता के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश और चंद्रमा पर उतरने वाला कुल चौथा देश जो है बन गया है। याद रखिए, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 इसके बारे में कम से कम लॉन्च डेट को याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और लगातार देखो, अब 2023 में लॉन्च हुआ था, अभी 2026 में पूछा गया था इस परीक्षा में, है ना, किसी परीक्षा में शायद जनवरी में हुआ था कोई परीक्षा, उसमें इसको पूछा गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पेपर कटिंग लगा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17 था वहाँ का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित हिंदू कैलेंडर में महीनों को उनके सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, सावन, बैसाख, चैत, आषाढ़, जेठ। तो हिंदू कैलेंडर के हिसाब तो हिंदू कैलेंडर में सबसे पहले आता है चैत्र का माह। कौन सा माह आता है? चैत्र माह आता है। ठीक है, चैत्र के बाद बैसाख, बैसाख, फिर जेठ, ज्येष्ठ, फिर आषाढ़, आषाढ़। ठीक है, फिर सावन, फिर भादो, फिर कुंवार, फिर कार्तिक। ठीक है, कार्तिक और कार्तिक, फिर अगहन, है ना, अगहन। उसके बाद होता है पूष या पौष, पौष, माघ, फाल्गुन। ठीक है, ये 12 महीना। तो इस क्रम में आपको याद रखना है। ठीक है, एक दो बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। तो सबसे पहले चैत्र आएगा, एम आएगा। ठीक है, तो एम वाला तो ये तो नहीं होगा। फिर उसके बाद बैसाख आएगा, तो बैसाख एल वाला, तो एल वाला, है ना। उसके बाद जो है जेठ आएगा, तो जेठ जो है किस में है, तो ओ में, तो एम एल ओ ये है, मतलब सी सही है, बाकी जो है गलत है फिर। ठीक है, तो सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, चैत महीने कब होता है, तो मार्च अप्रैल में, बैसाख अप्रैल मई में, जेठ जो है मई जून में। ठीक है, आषाढ़ जो है जून जुलाई में, सावन जो है जुलाई अगस्त में, भादो जो है अगस्त सितंबर में, अश्विन जो है सितंबर अक्टूबर में, कार्तिक जो है अक्टूबर नवंबर में, और अगहन जो है मार्गशीर्ष जिसको बोलते हैं, नवंबर दिसंबर में, पौष या पूष जो है दिसंबर जनवरी में, माघ जो है जनवरी फरवरी में, और फागुन जो है फरवरी मार्च में। ठीक है, अभी ऐसे ही हिंदी महीने का नाम भी दिया था और अंग्रेजी महीने के हिसाब से जमाने को भी बोला था। तो उस हिसाब से भी आपको जमाने आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन दोनों प्रकार से बनता है। अभी पिछला वीडियो में शायद मैं कराया हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो 2 एग्ज़ाम में भी अलग-अलग तरीके से इसको पूछा गया। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा जिन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल किया गया है, कौन सी जनजाति है? तो आप जानते हैं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो है 2 जाति, एक होता है भुंजिया, एक होता है पंडो। ठीक है, भुंजिया जनजाति, ठीक है, और दूसरा होता है पंडो। ये दोनों को जो है विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में जो है शामिल किया गया है। इसके अलावा 5 और हैं। ठीक है, उसको भी ध्यान रखिएगा। तो केंद्र सरकार द्वारा घोषित 5 जनजातियाँ हैं, जैसे अबुझमाड़िया है, बैगा है, बिरहोर है, कमार है, पहाड़ी कोरवा है। उसके बाद 2 छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भुंजिया और पंडो। ठीक है, याद रखिएगा। टोटल 7 जनजाति छत्तीसगढ़ में जो है अन्य जो है विशेष पिछड़ी जनजाति में आती है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसके जो है अभिकरण है, कौन से अभिकरण कहाँ-कहाँ है, इसको भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो अबुझमाड़िया जनजाति का जो अभिकरण है, विकास अभिकरण जो है नारायणपुर में है, संबंधित जिला नारायणपुर में। बैगा जनजाति का कवर्धा
बैगा जनजाति का जो है कवर्धा में है, याद रखिएगा कबीरधाम, ठीक है। तो संबंधित जिले हैं कवर्धा, मुंगेली, राजनांदगांव। उसके बाद बैगा जनजाति का है आपका गौरेला पंडरा मरवाही जीपीएम में, बिलासपुर जीपीएम क्षेत्र। तो देखो बैगा का 2 है, ठीक है, एक है कवर्धा में और एक है जीपीएम में, ठीक है। उससे संबंधित जिले भी दिए हैं, कौन-कौन से जिले के लिए। कमार जनजाति का गरियाबंद याद रखिएगा, गरियाबंद धमतरी। उसके बाद पहाड़ी कोरवा ऊपर में याद रखिएगा अंबिकापुर, सरगुजा, सरगुजा बलरामपुर, ठीक है। फिर पहाड़ी कोरवा का जसपुर में, ये दोनों देखो ऊपर में, यह साइड में, ठीक है। तो जसपुर जसपुर जो संबंधित जिला बिरहोर का याद रखिएगा, जसपुर में, जसपुर रायगढ़, ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखिए ये तीनों जो है ऊपर में है, ठीक है। ये एक साइड में हो जाता है आपका जीपीएम बिलासपुर वाला क्षेत्र, कवर्धा वाला क्षेत्र, ठीक है। ये एकदम नीचे में दक्षिण और कमार जो है गरियाबंद, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ और दिया हुआ है राज्य सरकार द्वारा घोषित 2 विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए अलग से अभिकरण है, जैसे भुंजिया विकास अभिकरण मुख्यालय जो है गरियाबंद में है, पंडो विकास अभिकरण मुख्यालय जो है सूरजपुर में है, ठीक है। इनका कार्य क्या होता है? शिक्षा देना, स्वास्थ्य, आजीविका और बुनियादी ढांचा, ठीक है। इन जनजातियों के बच्चों के लिए विशेष आवासीय स्कूल और आश्रमों का संचालन करना, स्वास्थ्य में दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविर लगाना, पोषण आहार सुनिश्चित करना। आजीविका की बात करें तो कृषि उपकरणों का वितरण, कौशल विकास, वनोपज संग्रहण में सहायता। बुनियादी ढांचा की बात करें तो उसके बसाहट क्षेत्रों में सड़क, बिजली, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करना, ठीक है। उसके बाद बरसाइत चौका का पर्व कब मनाया जाता है? याद रखिएगा बरसाइत चौका, ठीक है। ये अभी पूछा गया था बरसाइत चौका, ठीक है। बहुत कम लोग इसको सुने होंगे, ठीक है। तो इसको जेठ अमावस्या को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो बरसाइत चौका जो है छत्तीसगढ़ में वट सावित्री व्रत को ही कहा जाता है, याद रखें। जो वट सावित्री व्रत किया जाता है ना, तो महिलाएं हैं अपने पति के लिए करते हैं, आप जानते हैं। तो जेठ माह की अमावस्या को ये जो है मनाया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए बरगद या वट वृक्ष की पूजा करते हैं। सावित्री सत्यवान की कथा सुनती हैं, ठीक है। और बर शब्द बरगद पेड़ का ही अपभ्रंश है, ध्यान रखिएगा। भादो अमावस्या इस दिन पोला का त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा इस त्योहार को, ठीक है। तो भादो अमावस्या को पोला का त्योहार, कार्तिक अमावस्या को जो है दीपावली का त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा बरसाइत चौका मतलब वट सावित्री व्रत जो है उसी को बरसाइत चौका कहा जाता है, ठीक है। जो नहीं सुने होंगे इस नाम को वो जो है इसको पक्का छोड़ के आए होंगे, ठीक। तो देखिए पीवाईक्यू करने से यही फायदा है कि नया क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया, कैसे पूछा गया, आपको समझ आता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न। अच्छा, इसमें कुछ त्योहार के बारे में और बता देता हूँ आपको। जैसे पोला है भादो अमावस्या हो गया, छेरछेरा जो है पौष पूर्णिमा को मनाते हैं, बस्तर दशहरा जो है सावन अमावस्या से चालू होता है, ठीक है। ये सावन अमावस्या या हरेली अमावस्या भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। 75 दिन तक चलता है। अक्ति अक्षय तृतीया जो है बैसाख शुक्ल पक्ष तृतीय को, कमरछठ जो है भादो कृष्ण मास जो है षष्ठी को। तो कमरछठ देखो भादो कृष्ण षष्ठी को, और इसी में याद रखिएगा भादो शुक्ल शुक्ल तृतीय को याद रखना, तृतीय को और चतुर्थी को। तृतीय में जो है आपका तीजा होता है, ठीक है। तृतीय में हो जाता है तीजा, चतुर्थी में होता है गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, ठीक है। अब गणेश चतुर्थी, अब भगवान गणेश का एक गाना सुने होंगे, ठीक है। उसमें शुक्ल मास भादो चतुर्थी का वर्णन होता है, ठीक है। भादो मासा शुक्ल प्रयुक्ति ऐसा करके गाना चलता है, ठीक है। तो याद रखिएगा उस गाने से भी आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न लगातार पूछा जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। कौन सा पर्व हिंदू कैलेंडर के अनुसार, देखो बहुत सारे जो त्योहार हैं, ठीक है, वो हमेशा शुक्ल पक्ष में होता है, बहुत ज़्यादा। देखो देखो कुछ चीज़ें जो है कृष्ण पक्ष में देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत जो त्योहार है वो हमेशा शुक्ल पक्ष में या तो फिर अमावस्या के दिन जो है प्रमुख त्योहार होता है, ठीक है। जैसे हरेली अमावस्या को ही होता है, दीपावली अमावस्या को ही होता है। अगर गणेश चतुर्थी की बात करें तो शुक्ल पक्ष में होता है, ठीक है। नवरात्रि की बात करें तो शुक्ल पक्ष में होता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखें, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, और अगर कृष्ण पक्ष में होता है तो अमावस्या, और शुक्ल पक्ष में होता है 15 दिन जो होता है उसको बोलते हैं पूर्णिमा, ठीक है। जैसे शरद पूर्णिमा होता है तो नवरात्रि के बाद, ठीक है, आपको शरद पूर्णिमा देखने को मिलेगा, ठीक है। उस पूर्णिमा की बात करें, देखो तो बहुत सारे त्योहार पूर्णिमा में होते हैं, बहुत सारे त्योहार जो है अमावस्या में होता है, ठीक है। बस ये दोनों तिथि को याद रखेंगे, पूर्णिमा और अमावस्या कब। जो पूर्णिमा वाला होता है जिसमें चंद्रमा जो है आपको अच्छे से दिखाई देगा बादल पे, है ना, आकाश में, उसको बोलते हैं आपका शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष मतलब जिसमें अंधेरा होते जाता है, ठीक है, तब आपको चंद्रमा जो है विलुप्त होते हुए दिखाई पड़ेगा, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। इसको कृष्ण पक्ष बोलते हैं, ठीक है, और एक को बोलते हैं शुक्ला पक्ष, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्योंकि इसको भी पूछा जाता है एग्जाम में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कृषि वित्त के संस्थागत स्रोतों में शामिल नहीं है? सहकारी संस्था, साहूकार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, व्यापारी, ठीक है।
तो क्या बोला है, कृषि वित्त के संस्थागत स्रोतों में शामिल नहीं है, मतलब जो गवर्नमेंट वाला है, देखो तो सरकारी संस्था तो शामिल होगा, ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल होगा, व्यापारी और साहूकार इसमें शामिल नहीं होंगे शायद तक, ठीक है, चलिए देखते हैं। उसके बाद कृषि वित्त के स्रोतों के मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा गया है, पहला संस्थागत स्रोत और दूसरा है गैर संस्थागत स्रोत। तो संस्थागत स्रोत या इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के बारे में बात करें तो सरकारी संस्थाएं यह संस्थागत स्रोत है। उसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यह भी जो है संस्थागत स्रोत है। गैर संस्थागत स्रोत में उसके अलावा जो है देखो नाबार्ड को भी याद रखेंगे, व्यावसायिक बैंक और नाबार्ड ये भी इसमें आते हैं। तो संस्थागत देखो, तो संस्थागत स्रोत में चार है, एक सहकारी समिति या सहकारी संस्थाएं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उसके बाद व्यावसायिक बैंक और नाबार्ड, ठीक है, तो चार याद रखिएगा। गैर संस्थागत स्रोत में साहूकार को याद रखिएगा, व्यापारी को, मतलब ये प्राइवेट वाले हैं, ठीक है, कोई गवर्नमेंट का नहीं है तो ध्यान रखिएगा। तो चार आपका संस्थागत स्रोत में आते हैं और दो जो है गैर संस्थागत स्रोत में, व्यापारी और साहूकार, ठीक है। चलिए उसके बाद एक योजना को याद रखिएगा, किसान क्रेडिट योजना, बार बार इसको पूछा जाता है, ठीक है। अभी 2026 के अपडेट के अनुसार इसको जानते हैं। तो केसीसी योजना का उद्देश्य है ना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य जो है किसानों को खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन के लिए कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना है। 2025-26 बजट 2025-26 का बड़ा बदलाव हुआ है। भारत सरकार ने संशोधित ब्याज सहायता योजना, है ना, संशोधित ब्याज सहायता योजना के तहत ऋण की सीमा जो है 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख जो है कर दिया। इसको ध्यान रखिएगा, नया अपडेट है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन जो है बन सकता है, ध्यान रखिएगा। आरबीआई के नए नियम फरवरी 2026 ड्राफ्ट। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में केसीसी के लिए नए निर्देश जो है जारी किए, जिन पर 6 मार्च 2026 तक सुझाव मांगे गए हैं। वैधता विस्तार की बात से करें तो केसीसी की अवधि 5 साल से बढ़ाकर 6 साल करने का प्रस्ताव है। एग्रीटेक का समावेश अब मिट्टी परीक्षण, मौसम पूर्वानुमान और जैविक प्रमाणीकरण जैसे तकनीकी खर्चों को भी ऋण के दायरे में लाया जाएगा, ठीक है, मतलब ऋण लेकर भी जो है ये सब चीज को करा सकते हैं। फसल चक्र का मानकीकरण के बारे में बात करते हैं तो अल्पकालिक फसलों के लिए 12 महीने और लंबी अवधि की फसल के लिए 18 महीने का जो है समय सीमा जो दिया जाएगा। मानक ब्याज दर की बात करें तो 7% वार्षिक। समय पर भुगतान पर छूट है 3% की अतिरिक्त छूट, अगर समय सीमा के अंदर आप भुगतान कर देते हैं तो 7% में 3% जो है आपका माफ हो जाएगा, ठीक है। प्रभावी दर, यदि किसान समय पर ऋण चुकाता है तो उसे केवल 4% जो है ब्याज देना पड़ता है, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं नाबार्ड के बारे में, कई बार पूछा जाता है, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, ठीक है। नाबार्ड भारत में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसकी स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 को पी शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुआ था। वर्तमान नेतृत्व जो है श्री साजी केवी, इसको ध्यान रखिएगा, नाबार्ड के जो है वर्तमान में अध्यक्ष हैं। भूमिका के बारे में बात करते हैं तो यह वाणिज्य बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त की सुविधा जो है देता है। ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, पुल और सिंचाई परियोजनाओं के लिए जो है फंड देता है। डिजिटल नवाचार 2026 में नाबार्ड एग्रीटेक स्टार्टअप्स और ग्रामीण डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दे रहा है, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, एग्रीटेक स्टार्टअप्स, ठीक है, और ग्रामीण डिजिटल बुनियादी सुविधाएं, ठीक है, सब चीज को ध्यान रखिएगा। 12 जुलाई 1982 इसका डेट एकदम रख लीजिएगा, पूछा जाता है स्थापना को कई बार। वर्तमान अध्यक्ष श्री साजी केवी, इसको भी ध्यान रखिएगा, बी शिवरामन समिति। तो इतनी बातें कम से कम इसके लिए याद होना चाहिए आपको, ठीक है, और इसका फुल फॉर्म। चलिए, माना दर्रा स्थित है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। तो माना दर्रा जो है आप जानते हैं कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड राज्य को तिब्बत से जो है ये जोड़ने का काम करता है। स्थान यह उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल बद्रीनाथ के बहुत पास है। ऊंचाई की बात करें, यह दुनिया का सबसे ऊंचे मोटर वाहन चलाए योग्य जाने दर्रों में से एक है, जिसकी ऊंचाई जो है 5,545 मीटर है, ठीक है। और नदी का उद्गम सरस्वती नदी जो अलकनंदा की एक सहायक नदी है, का उद्गम इसी दर्रे के पास से होता है। लिपुलेख दर्रा के बारे में बात करते हैं तो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रसिद्ध है लिपुलेख दर्रा। नीति दर्रा के बारे में बात करते हैं तो यह उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। मुलिंगला दर्रा जो है उत्तरकाशी जिले में स्थित है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा बहुत सारे और दर्रे यहाँ आपको दिखाई पड़ेंगे, ठीक है, जैसे काराकोरम दर्रा याद रखिएगा, खारदुंगा दर्रा, ठीक है। उसके बाद इधर जोजिला दर्रा, इधर बनिहाल दर्रा, रोहतांग दर्रा, सिपकीला दर्रा, ठीक है, माना दर्रा, नीति दर्रा, नाथुला, जेलेपला, बोमडीला, ठीक है, और ये लिपुलेख दर्रा।
ठीक है, उसके बाद घाट में बात करें तो थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, ये तीनों घाट को क्रम में पूछा जाता है, थाल, भोर और पाल, थाल, भोर, पाल, ऐसे याद रखेंगे, थाल, थाल, भोर, पाल, थार, भोर, पाल, ठीक है, उत्तर से दक्षिण, तो इसको भी पूछा जाता है। तो एटलीस्ट इतना दर्रा मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, कम से कम इतना तो याद होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट दर्रा है जो एग्जाम में पूछा जाता है। इसका पीडीएफ जो परचेज किए हुए हैं, है ना, 35 रुपीज़ इसका जो है प्राइस रखा गया है ऐप में, और जितने भी क्लास हो रहे हैं सबका पीडीएफ उसमें डलते जाएगा। एक बार आप परचेज करेंगे, उसके बाद जितना भी मैं क्लास लूँगा आपके एग्ज़ाम के पहले-पहले, सभी पीडीएफ उसमें अपडेट होता जाएगा, ठीक है? तो उसमें लगभग-लगभग 8-10 पीडीएफ डल चुका है, यहाँ तक मेरे को याद आ रहा है। तो उसमें कंटिन्यू अपडेट होते रहता है वीडियो, जैसे आज क्लास होगा तो कल ये जो है डल जाएगा, ठीक है? चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर रोक हेतु पारित सम्मति आयु अधिनियम 1891 किनके प्रयासों का परिणाम था? सहमति आयु अधिनियम एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1981 इस अधिनियम को पारित कराने में फारसी समाज सुधारक बहराम जी एम मालाबारी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। बी एम मालाबारी जी का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उन्होंने बाल विवाह की कुप्रथा के विरुद्ध और विधवाओं के उत्थान के लिए कड़ा संघर्ष किया था। अधिनियम का मुख्य प्रावधान क्या है उसको जानते हैं। इस अधिनियम के माध्यम से लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष जो है कर दी गई। विरोध का कारण था, दिलचस्प बात यह है कि बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम का कड़ा विरोध किया था। याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने इस सहमति आयु अधिनियम का विरोध किया था। उनका विरोध बाल विवाह के समर्थन में नहीं था, बल्कि वे मानते थे कि ब्रिटिश सरकार को भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वे चाहते थे कि समाज के भीतर से हो, ठीक है, ये सुधार जो है समाज के अंदर से हो, इसमें अंग्रेज जो है हस्तक्षेप ना करे, मतलब जो भी सुधार करना है समाज के लोग करे, इसमें अंग्रेजों की जो है बात नहीं चलनी चाहिए। इस प्रकार से वो जो है विरोध किए हुए थे। डी के कर्वे के बाद याद रखिएगा, इनके बारे में भी कुछ बातें आपको ध्यान रखना है। डी के कर्वे जी के बारे में, इन्होंने महिला शिक्षा और विधवा पुनर्वाह के क्षेत्र में महान कार्य किया। इन्होंने पुणे में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की जो है स्थापना की थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। डी के कर्वे जी के बारे में, महादेव गोविंद रनाडे जी के बारे में याद रखना है आपको। महाराष्ट्र का सुकरात इनको कहा जाता है। इन्होंने प्रार्थना समाज और पुनः सार्वजनिक सभा के माध्यम से समाज सुधार के जो है कार्य इन्होंने किए, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2025 के लिए शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो आप जानते हैं शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान जो है श्री हिनेश सिन्हा जी को दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वर्ष 2025 के लिए शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान से श्री हिरेश सिन्हा को सम्मानित किया गया है। सम्मानित व्यक्ति श्री हिरेश सिन्हा जी कांकेर जिले के निवासी है। क्षेत्र, यह सम्मान आदिवासी सामाजिक चेतना और उनके उत्थान के क्षेत्र में विशिष्ट कार्यों के लिए उनको प्रदान किया गया है। तो पृष्ठभूमि के बारे में बात करते हैं, हिरेश सिन्हा छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध गायक भी है, जिनके कई एल्बम जो है आदिवासी समाज और उनके त्योहारों का विवरण मिलता है। अवसर की बात करें तो ये जो है 1 नवंबर 2025 को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदान किया गया, ध्यान रखिएगा। शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान क्यों दिया जाता है? तो यह सम्मान आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए काम करने वाले व्यक्ति या संस्था को दिया जाता है। यह छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह की स्मृति में दिया जाता है। प्रथम प्राप्त करता थे इनके आदिवासी शिक्षण समिति पाड़ीमार 2001, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा और भी सम्मान मतलब अन्य लोगों को भी दिया गया है, उसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, कुल 34 श्रेणी में जो है यह सम्मान जो है प्रदान किया गया था। कुल 34 श्रेणी में 41 विभूतियों को और संस्थाओं को यह राज्य अलंकरण पुरस्कार जो है दिया गया था। 34 श्रेणी याद रखिएगा, 34 श्रेणी में यह जो सम्मान दिया गया था। अब कला, सिनेमा और साहित्य के क्षेत्र में अगर बात करें तो किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण सम्मान, किशोर साहू सम्मान, लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार, पंडित माधवराव सप्रे राष्ट्रीय सम्मान। तो ये जो है कला, सिनेमा और साहित्य के क्षेत्र में 4 सम्मान दिया जाता है, ठीक है। उसके अलावा एक और है आपका संस्कृत भाषा सम्मान, ठीक है। तो इतना जो है आपको मिलता है, देखो। तो किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण अनुराग बसु को, ठीक है। और किशोर साहू सम्मान सुनील सोनी जी को, इसको याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद लाला जगदलपुरी, ये जो है डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा जी, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाम, ठीक है। उसके बाद
पंडित माधवराव सप्रे राष्ट्रीय सम्मान जो है अवधेश कुमार नई दिल्ली। उसके बाद संस्कृत भाषा सम्मान जो है दादू भाई त्रिपाठी, ठीक है, इसको भी याद रख सकते हैं, दादू भाई त्रिपाठी जी को संस्कृत भाषा सम्मान। उसके बाद पत्रकारिता में याद रखना है चंदूलाल चंद्राकर स्मृति डॉक्टर संदीप कुमार तिवारी। उसके बाद चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पुरस्कार डॉक्टर सोमेश पटेल और अभिषेक शुक्ला। मधुकर खेर स्मृति पुरस्कार जो है भावना पांडे दुर्ग, इसको याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हिंदी छत्तीसगढ़ी सिनेमा में निर्देशन, ये तो खैर इसका है। उसके बाद इसमें याद रखिएगा पुरस्कार का नाम में, ठीक है, यति यतनलाल को याद रखिएगा, ठीक है, विजेता है इसका भारतीय कुष्ठ निवारक संघ, ठीक है। और क्यों दिया जाता है किस क्षेत्र में, तो अहिंसा और गौ रक्षा के क्षेत्र में। दानवीर भामा सम्मान जो है नीरज कुमार वाजपेयी को दानशीलता और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में इसको दिया जाता है। खूबचंद बघेल वाले को याद रखिएगा, खूबचंद बघेल कृषक रत्न सम्मान जो है फणींद्र कुमार साहू और वामन कुमार टिकरिया, ठीक है, कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वीरांगना अवंतीबाई लोधी सम्मान, प्रेम शीला बघेल महासमुंद महिला सशक्तिकरण, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान मनीष तिवारी रायपुर, देश के बाहर छत्तीसगढ़ का मान सम्मान बढ़ाने के लिए, तो उसको भी याद रख सकते हैं। धन्वंतरी सम्मान डॉक्टर अजय कृष्ण कुलश्रेष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा क्षेत्र। माता विलास विलासा देवी केवट सम्मान सुखदेव दास को मत्स्य विकास के लिए, तो इसको भी ध्यान रख सकते हैं रायपुर। बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान हेमचंद जैन डॉक्टर सुरेश मणि त्रिपाठी आदि को दिया गया है विधि एवं विधायी क्षेत्र के लिए, तो ये सम्मान है, ठीक है, जिसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक, तो याद रखिएगा, ठीक। चलिए, तो ये इसका पीडीएफ में अच्छे से आपको दिख जाएगा जूम करके, ठीक है। चलिए, आपको स्क्रीन में छोटा दिखाई दे रहा होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कंडेन नहर सत्याग्रह से संबंधित है पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, ठीक है, ये तो संबंधित है। वामा राव लाखे नहीं है, वामा राव लाखे नहीं है, बिल्कुल भी आप नहीं पढ़ते, तो एम वाला तो ये कट जाएगा, ठीक है, एम वाला ये कट जाएगा। उसके बाद 3 व्यक्ति जे के एल, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कंडेन नहर सत्याग्रह छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक मील का पत्थर है। यह धमतरी जिले के कंडेल ग्राम में सिंचाई कर के विरोध में चलाया गया था, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पंडित सुंदरलाल जी, है ना, ये तो मेन व्यक्ति थे, आप जानते हैं, ठीक है, ये 3 है ना, नारायण राव मेघावाले, पंडित सुंदरलाल शर्मा और बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, ठीक है। इसके अलावा और लोग भी जो है नेतृत्व कर रहे थे, इनको फिर बाद में नेतृत्व जो है सौंपते हैं और ये जो है गांधी जी के पास जाते हैं, ठीक, गांधी जी को बुला कर लाते हैं, लेकिन उसके पहले जो है ये जो है सत्याग्रह जो समाप्त हो जाता है। ऑलरेडी आप पढ़े हुए होंगे, मैं इतना तो उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो याद रखिएगा, इन्हें सत्याग्रह का मुख्य सूत्रधार और छत्तीसगढ़ का गांधी भी कहा जाता है, ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को। और नारायण राव मेघावाले, इन्होंने धमतरी क्षेत्र में इस आंदोलन को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव कंडेल ग्राम के निवासी इस आंदोलन के स्थानीय नेतृत्वकर्ता थे, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद वामालाल राखे जो है छत्तीसगढ़ के महान नेता थे, उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान लोकप्रिय की उपाधि जो है प्राप्त की थी, लेकिन कंडेल नहर सत्याग्रह के प्रत्यक्ष नेतृत्व में मुख्य रूप से ऊपर दिए नाम जो है प्रमुखता से लिए जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा वामालाल राखे जी, ठीक है, इनको लोकप्रिय की उपाधि से सम्मानित किया गया था, फिर बाद में त्याग देते हैं, आप जानते हैं सर, ठीक है, जितने भी लोगों को सम्मान मिला था, ठीक है, सब जो है जब अंग्रेजी का काल आता है, ठीक, अंग्रेजों का, और जिस समय ये आगे चलते हैं, ठीक, तो कभी जो है अंग्रेजों से लगातार संघर्ष जब होता है, तब ये जो है सब उपाधि इन लोग धीरे-धीरे त्यागते हैं। जैसे-जैसे राष्ट्रीय आंदोलन बढ़ता है ऊपर, है ना, पूरे भारत में, तो वैसे ये लोग जो है अपना मान-सम्मान जो है, जो अंग्रेजों के द्वारा लोगों के है ना, द्वारा दिए जाते हैं, अंग्रेजों के द्वारा इनको जो दिया गया था और लोगों के द्वारा जो सम्मान इनको दिया जाता है, वो ये धारण करते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से जो है हमने आज की क्लास जो है कंप्लीट किया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की क्लास आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बनता, छोटा बनता है, बट ये मैं चाहता हूँ कि कम से कम आप जो है एक नज़र इन वीडियो को, इन क्वेश्चन को एक बार देख कर जाएँ, क्योंकि हमारा प्रयास वही है कि आपको जल्द से जल्द सफलता मिले आपके एग्ज़ाम में। इसीलिए हमारे प्रयास है कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, इसी प्रकार का वीडियो आपको मिलता रहेगा, ठीक है। हमारा कोशिश रहेगा कि हम जो है एमएसआई के लिए जितना से ज़्यादा आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें दे सकें, वो हम कोशिश करते हैं, ठीक है। मेरा पीवाईक्यू बनाने का कारण वही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पीवाईक्यू को नहीं देखते, डायरेक्ट एग्ज़ाम देते हैं। तो उसमें क्या क्वेश्चन अभी वर्तमान में पूछा जा रहा है, करंट अफेयर से क्या क्वेश्चन आ सकता है, ये पीवाईक्यू देखने से ही पता चलता है, ठीक है। चलिए, आज की क्लास यहीं समाप्त